नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल, डीएम न्यूरोलॉजी, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जयपुर में है। आपको लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। आपने 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रकाशित करे हैं। आपको राज्य मेरिटोरियस पुरस्कार राज्यपाल द्वारा 2017 में मिला है। आपको कॉमनवेल्थ पुरस्कार से भी 2007 में सम्मानित किया गया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। बढ़ते हैं पहले सवाल पर। पहला प्रश्न है कि मस्तिष्क में डोपामाइन की कमी किस कारण से होती है एवं इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रज्ञा गुप्ता का यह सवाल आया है। मस्तिष्क में जो डोपामाइन की कमी होती है उसके पार्किंसन की बीमारी होती है। ये जो हमारे ब्रेन में एक मिड ब्रेन होता है उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा एक जगह है, वहाँ से डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स निकलते हैं जी। और हमारे जो बेसल गैंग्लिया में जाते हैं। तो जैसे जिनको डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ है या पार्किंसन प्लस है, उसमें ये जो न्यूरॉन्स है धीरे धीरे स्वतः ही ऐसे डैमेज होने लगते हैं या मरने लगते हैं। उससे फिर वो डोपामाइन नहीं बनता। अब इसका कारण तो नहीं पता, लेकिन जैसे उम्र के साथ साथ ये बीमारी देखने को मिलती है। कई बार ये जेनेटिक भी होता है और ये कहते हैं कि कई बार जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं उनका भी ब्रेन में इफेक्ट होता है, कि जैसे कि जो पेस्टिसाइड्स है या और टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में जाते हैं जो डोपामाइन न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, जिससे कि हमें पार्किंसन या पार्किंसन प्लस जैसी बीमारियां होती है, उससे डोपामाइन की कमी हो जाती है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मुझे मानसिक परेशानी हो रही है। रात को सोने के बाद काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मुझे अजीब सा महसूस होता है और शरीर के सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। हाथ पैर यहाँ तक कि गर्दन भी नहीं हिल पाती और मुंह से जुबान तक नहीं निकलती। बहुत ही डरावना सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कोई अजीब सा भूतिया दृश्य दिखता है, मानव के रूप जैसा। हाल ही के दिनों में ये ज़्यादा होने लगा है, जिसके कारण मैं तनाव में जा रहा हूँ और अब तो सोने से भी डर लगता है। कृपया इसका समाधान बताइए। एक पाठक का ये सवाल आया है। इसको हम इंग्लिश में स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं जी। इसमें जैसे अगर अपन सोते हैं और सोने के बाद जब जगते हैं तो हमारा दिमाग तो जग जाता है, लेकिन वो बॉडी एक्टिवेट नहीं होती, उसमें कुछ गैप हो जाता है। ऐसा कुछ क्षणों के लिए ही होता है, लेकिन अगर हमें कोई टच करे, कोई आवाज़ दे तो तुरंत हमारी बॉडी भी हरकत में आने लग जाती है। ये कोई सीरियस बात नहीं है। यंग एज में काफ़ी कॉमन होता है, स्लीप पैरालिसिस इसको बोलते हैं। इसका कुछ मेडिसिन भी है, पर घबराएं नहीं, इसका उपचार संभव है और ये कुछ क्षणों के लिए ही होता है। ये कोई परमानेंट पैरालिसिस नहीं होने वाला। इस तरह से मानिए कि जैसे ब्रेन का और बॉडी का कनेक्शन थोड़ी देर के लिए जुड़ नहीं पाता। जैसे हम जगते हैं ना, तो अचानक से जैसे मान लो कोई इंजन है और ट्रेन है, तो इंजन चलने लग जाता, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद डब्बे बाद में चलते हैं क्योंकि उनका कनेक्शन में थोड़ा डिले होता है। इस तरह से आप मानिए, और ये कोई सीरियस बात नहीं है। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर, जैसे अगर कोई मरीज़ है जिसको थोड़ा सा मानसिक बीमारियां हमेशा रहती है, अगर उसकी नींद टूटती है तो नींद टूटते वक्त भी वो एकदम से घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो एक फिगर का रूप ले लेते हैं। बेसिक चीज़ों में भी कई बार मरीज़ बताते हैं कि उन्हें किसी और की शक्ल दिखने लगती है, और बहुत सारे लोग इसे भूत बाधा इससे भी जोड़ देते हैं। तो आखिर ये सब क्या होता है और इससे किस तरीके से बचना चाहिए? जो स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है, जिसको कि साइकोसिस भी बोल सकते हैं, उसमें जो हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके अंदर हमारे ब्रेन का कंट्रोल छूट जाता है। फिर इस तरह की चीज़ें हमें दिखने लग जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो केमिकल इम्बैलेंस है, अगर हम मेडिसिन के ज़रिए इन केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करें तो ये ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या हमें कुछ अपना स्लीप हाइजीन भी सुधारना चाहिए? आजकल अधिकतर जो युवा है या फिर जो बड़े लोग भी है वो भी सोने से पहले मोबाइल्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि उसका भी कुछ नकारात्मक असर जो होता है वो दिमाग पर छूट जाता है सोने से पहले? इसका बहुत नकारात्मक जो देखने को मिलता है, क्योंकि नींद बॉडी के लिए ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉडी के लिए खाना है, ऐसे नींद ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर सपोज करो कि हम लेटे हुए मोबाइल देखेंगे तो उसमें एक ब्लू लाइट होती है जी। जो ब्लू लाइट हमारी आईज से ब्रेन में जाती है जी। और उससे मेलाटोनिन एक केमिकल होता है जो हमें स्लीप के लिए ज़रूरत होता है जी। तो वो एकदम से बंद हो जाता है और हमारी जो स्लीप की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब आप देखिए कि जो ब्रेन जो स्लीप में काम करता है उस समय जो पूरी दिन भर के जो
ब्रेन की एनर्जी यूज वो हो गई है, उसको रिस्टोर करता है नाइट में। जी। और सोते समय एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उससे हमारे ब्रेन में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो ब्रेन उसको क्लियर करता है। जी। क्योंकि अगर वो सोएंगे सोएंगे नहीं ठीक से, जी। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा, उसमें टॉक्सिन जो पैदा होते हैं पूरे दिन भर की क्रियाओं से वो इकट्ठे रहेंगे और हमें डिमेंशिया, एल्जाइमर्स जैसे डिजीज, डिप्रेशन, ये सब बीमारियां होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो बिल्कुल। अच्छे मानसिक संतुलन के लिए 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी होती है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मैं कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई करते समय मस्तिष्क में कई तरह के ख्याल आते हैं और ख्यालों को दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? महेंद्र का ये सवाल आया है। जैसे हम कोई बात के बारे में ज़्यादा चिंता करने लगे तो हमें एंजाइटी होने लग जाती है और हम फिर एंजाइटी से और ज़्यादा एंजाइटी और ऐसे डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो ख्यालों, जो नेगेटिव विचार आते हैं, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप माइंड को डाइवर्ट करो और जो ख्याल आते हैं उनको आप एनालाइज करो, तो पता लगेगा कि वो फॉल्स थॉट है, वो है ही नहीं एक्चुअल, वो आपके थॉट ही नहीं है, पर वो दिमाग की क्रियाएं होती है, उसको हम सही समझने लग जाते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो ब्रेन को डाइवर्ट करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, डीप ब्रीदिंग करो, योगा करो, और अगर वो जो थॉट्स आते हैं उनको एनालाइज करो तो आपको पता लगेगा कि ये सब फॉल्स थॉट्स हैं, ये जो एक तरह से ब्रेन की क्रियाएं हैं उस पर ध्यान नहीं दे। बिल्कुल, यानी जब भी आपको नकारात्मकता महसूस होती है, कोशिश कीजिए आप अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाइए, अपनी हॉबीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ग्रीनरी में जाइए, एनवायरनमेंट से अपने आप को जोड़िए, तो उससे आपकी जो नकारात्मकता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगला सवाल है, मेरी उम्र 48 वर्ष है और मुझे पिछले कुछ महीनों से हाथों में अचानक कंपन होने लगती है, खासकर जब मैं कोई चीज़ पकड़ती हूँ। क्या यह नसों की कमज़ोरी का संकेत हो सकता है? कविता शर्मा का ये सवाल आया है। जैसे आपके सिम्टम से मुझे लगता है कि आपको ट्रेमर्स की शिकायत है। कई बार हम इसको देखते हैं कि इसको ना इसेंशियल ट्रेमर काफ़ी कॉमन होते हैं और इनका ज़्यादा कारण जेनेटिक होता है। जी। कई बार ये थायराइड की ज़्यादा होने से भी हो सकता है, पर अधिकतर ये इसेंशियल ट्रेमर है और जेनेटिक होते हैं। जी। तो इससे में घबराए नहीं, जैसे यंग एज में इतने ज़्यादा नहीं होते, हल्के फुल्के हो सकते हैं। जी। तो उम्र के बाद जैसे 60 साल के बाद फिर ज़्यादा संभावना होती है बढ़ने की, पर यंग एज में इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि हाथ से जैसे हम चाय नहीं पी पाते या पानी नहीं पी पाते या चम्मच से सब्जी गिर जाती है, तो संपर्क करें। और थायराइड की जांच ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कई बार हाइपरथायराइडिज्म में कंपन ज़्यादा होते हैं, तो वो एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। जी बिल्कुल। अगर आज के युवाओं की हम बात करें तो अधिकतर युवा जो है वो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन से परेशान है। ऑफिस का तनाव, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, बहुत सारे युवा है जिनको ओवर थिंकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वे पिल्स लेते हैं, उसके कारण बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग, स्मोकिंग इसकी तरफ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं, जिससे उन लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो सके। तो आखिर क्या वजह है कि ये जो ओवर थिंकिंग है ये जनरेशन Z में बहुत ज़्यादा होने लग गई है पिछले जनरेशन की तुलना में? देखो, जैसे मैं भी देखता हूँ यंग एज के लोग, एक तो ये है कि उनको अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है जी, और ये सोशल मीडिया, उससे लोग और बहुत सारी चीज़ें उन पे भी डिपेंड करता है जी। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि अपनी रिक्वायरमेंट कम करो, एक नॉर्मल बेसिक लाइफ जियो और योगा करो। जी। ये जो रेस है ना, भाग दौड़, एक दूसरे को कम्पीट करना, ये छोड़ो। जी। जैसे अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो, आप कौन हो, आपकी नीड क्या है और आपकी ज़रूरत क्या है, तो आप उतना ही काम करो जितनी की आपकी ज़रूरत है। एक भेड़ चाल में या रेस में नहीं फंसो और नियमित योगा और ऐसे चिंतन करना, मनन करना, तो रिलैक्स करना, थोड़ा एंजॉय करना, ये करो और प्रॉपर स्लीप लो और ज़्यादा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ नहीं करो। बिल्कुल, तो इससे कंट्रोल रहेगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया की जो ग्लैमरस लाइफ है उसका असर तो कहीं ना कहीं हर युवा के ऊपर होता ही है। स्कूल लाइफ से ही बच्चे फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं, आगे से आगे ओवर थिंकिंग चलती है कि हमें करियर में कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। पैसा बहुत ज़्यादा जल्दी कमाने के चक्कर में भी बहुत से लोग स्ट्रेस आउट रहता है। लेकिन जैसा डॉक्टर ने बताया, कोशिश कीजिए, अपने लिए समय निकालिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा चैलेंज देने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी चीज़ में। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ग्रोथ जो है वो ही आपको मेंटल पीस दे सकती है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 56 वर्ष है और मुझे चलते समय बार बार चक्कर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे संतुलन बिगड़ रहा है। क्या यह दिमाग या नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है? रमेश वर्मा का ये सवाल आया है।
बिल्कुल, ये समस्या हो सकती है। जैसे हमारा जो बॉडी का बैलेंस सिस्टम है उसमें हम चलते हैं तो प्रॉपर बैलेंस से चलते हैं। अगर हमारे बैलेंस में दिक्कत आने लगे, बैलेंसिंग सिस्टम में गड़बड़ आने लगे तो हमारे पाँव इधर उधर गिर सकते हैं जी। लेकिन आप ऐसे करें, पहले एक लाइन बनाएं घर पे, उस लाइन पे चलिए। जैसे एक पाँव, दूसरा, उसके दूसरा पाँव, उसके आगे, फिर पहला पाँव उसके आगे, ऐसे एक लाइन पे चल के देखिए क्या आपको वाकई में चलने में दिक्कत है। अगर आपको बैलेंस की दिक्कत है तो आपका पाँव इधर उधर गिर जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको फिर संपर्क करना पड़ेगा चिकित्सक से, जिससे कि आपकी जांचें होंगी और हम चेक करेंगे कि बैलेंस में कहाँ पे प्रॉब्लम है। बैलेंस में ब्रेन से लेके सर्वाइकल कॉर्ड और नर्व या मसल कहीं भी अगर वीकनेस हो तो फिर हमारा संतुलन बिगड़ सकता है। बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में एकदम से घबराहट हो जाती है, बेचैनी होती है, एंजाइटी होने लगती है, वो शिवर हो जाते हैं, जैसा बोलते हैं ना एकदम से रोंगटे खड़े हो जाने वाली चीज़ है। इस कारण वो कई बार जल्दबाजी में गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन में खुद को कैसे शांत रखना चाहिए? दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है जी एक तो प्रॉपर नींद, 7 से 8 घंटे की नींद लो। जी। दूसरा डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग में गहरी सांस लो 4 सेकंड की, फिर होल्ड करो 4 सेकंड की और फिर 4 सेकंड मुंह से एक्सहेल कर दो। जी ऐसे आप 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर, 20 बार शाम को करो जी। और अपने दिमाग का संतुलन रखो। कंपटीशन की भावना में मत जाओ, अपने आप को देखो और जी। अपनी लिमिटेशंस को देखो और अपने आप को अप्रिशिएट करो, न कि दूसरे से अपने आप को कंपेयर करो। बिल्कुल, और जैसा हम देखते हैं आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनका जो स्लीप पैटर्न है वो उसे अक्सर बदलते रहता है। वीकेंड्स पर पूरी पूरी रात तक जागना, सुबह सोना, उसके बाद वीकडेज पर नींद नहीं आना। तो क्या पूरे 7 डेज एक सेम पैटर्न होना ज़रूरी होता है स्लीप का? बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन तो वही है, बॉडी जी। वही है, जी। उसको सोशल ग्रुप से या जी। इंस्टाग्राम से उसे कोई मतलब नहीं। बॉडी की बिल्कुल। नीड अपनी है, उसको पूरी करनी ज़रूरी है। जैसे रोज़ हम पानी पीते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, जी तो ऐसे रोज़ नींद लेना ज़रूरी है। जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुझे अचानक कुछ सेकंड के लिए सब धुंधला दिखाई देने लगता है और सर भारी महसूस होता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अंजलि मेहता का ये सवाल आया है। आपके सिम्टम्स से ऐसे लग रहा है कि जो आपकी ऑप्टिक नर्व है उसमें स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि कई बार जैसे अपना अगर वेट ज़्यादा बढ़ जाए या हार्मोन्स की वजह से कई बार ब्रेन में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो फ्लूइड की मात्रा आईज़ में भी आ जाती है, उससे बीच बीच में कभी कभी धुंधलापन दिखता है। तो आपको तुरंत ही आई स्पेशलिस्ट से अपनी आई चेक करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें स्वेलिंग तो नहीं है। अगर है तो फिर उसका उपचार संभव है, तो इसको इग्नोर नहीं करें। जी डॉक्टर, क्या आजकल छोटे बच्चों में भी मानसिक समस्या शुरू हो गई है? जैसे पहले एक समय था जब केवल 60 से ऊपर, 50 साल के ऊपर लोगों में अल्जाइमर, डिमेंशिया इसकी प्रॉब्लम होती थी, फिर धीरे धीरे युवाओं में भी प्रॉब्लम देखी जाती है। और आजकल जो स्कूली बच्चे हैं वो भी बहुत कम उम्र से तनाव लेना, चिंता करना, अपने अंदर भावना लाना, बेचैनी की जलन, इन सब चीज़ों के कारण क्या छोटे बच्चों में भी ऐसी समस्याएं देखी जाती है? देखो, जैसे अब ये जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि ओल्ड एज में तो कम हो गई, ये शिफ्ट हो गई, क्योंकि जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, समाज की एक्सपेक्टेशन है, वो बच्चों से ज़्यादा होने लगी और कंपटीशन का माहौल है। हर बच्चे को दूसरे से ज़्यादा परफॉर्म करना है जी। और फिर साथ में ये सोशल मीडिया लुक भी देना है, अच्छा रहना भी है। तो ये कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये मानसिक तनाव देने लग गया। पहले मुझे ध्यान है कि हम बचपन में जैसे सारे बच्चे, सबके पास एक जैसे कपड़े होते थे, सबके पास एक जैसे साधन सुविधाएं थे, लेकिन अब सोसाइटी में अनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। कोई बहुत ज़्यादा रिच है, कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, और तो एक दूसरे को कंपेयर करने लग गए। कोई कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया। तो उससे कंपटीशन की भावना इतनी ज़्यादा हो गई कि वो एंजाइटी तो आनी है। बिल्कुल, यानी जो सोसाइटी का पीयर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर छोड़ रहा है। अगला सवाल प्रिया सक्सेना ने पूछा है, मेरे बेटे को पढ़ते समय बार बार ध्यान भटकने की समस्या होती है और उसे बात याद रखने में भी परेशानी हो रही है, ऐसे में क्या करना चाहिए? जैसे एक ऐसी बीमारी होती है उसको ADHD बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जी। उसमें बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। जी। जैसे थोड़ी देर बैठेंगे, फिर थोड़ा उठ के घूम के आएंगे, फिर क्या करेंगे, वो एक जगह नहीं बैठ सकते। तो ऐसा लगता है कि आपकी बातों से कि इसकी एक संभावना हो सकती है। तो आप अपने जैसे जो बच्चे के स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन, उनसे संपर्क हो, उनसे पूछो क्या इसको ADHD हो सकता है। अगर है
तो फिर उसका डायग्नोसिस उसके होके उसका निदान करवाना होगा। बिल्कुल, अगर हम ADHD की बात करें तो डॉक्टर आजकल ADHD, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म जो है वो कई बच्चों को अपनी जकड़ में ले चुका है और कई बार माता पिता इस बीमारी को समझ भी नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बच्चा बहुत टाइम तक नहीं बोल रहा है तो हो सकता है वो स्वाभाविक हो, प्राकृतिक हो। तो आखिर इस बीमारी को कंट्रोल करने का कोई जड़ से उपाय होता है या थेरेपीज ही एक मददगार उपाय निभा सकती है? अब ये सब जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, जी। जो जैसे माँ के पेट में जब बच्चा होता है जी। उस समय उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और उसके बाद जैसे अर्ली एज में कैसे हुआ, तो ज़्यादा ही डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अब बहुत बार होता है कि जैसे प्रेगनेंसी में माँ ने कोई दवाई खा ली हो या कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, कुछ या प्रॉपर डाइट नहीं ली हो, तो ब्रेन का जो विकास नहीं हो तो एक वो कारण हो सकता है। और फिर उसके बाद जैसे बच्चा जब बर्थ होने के बाद में उस समय डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि मदर्स इतनी बिजी होती है कि 1 साल के बच्चे को मोबाइल देके और उसको बिजी कर देती है, तो फिर वो एक नेचुरल जो लाइफ है और बच्चों के साथ जीना, खेलना कूदना, वो सब सीख ही नहीं पाता, उसका डेवलपमेंट डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो हम एटमॉस्फेयर दे रहे हैं बच्चों के ब्रेन को वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। पहले के ज़माने में खूब सारे बच्चे एक साथ खेलते थे, जैसे गाँव के अंदर, शहरों के अंदर। अब लोग अलग अलग रहते हैं, आइसोलेशन की लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें एक ह्यूमन जुड़ाव ही नहीं होता बच्चों का, तो डेवलपमेंट पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अर्ली एज में इसको डिटेक्ट करना चाहिए और बच्चों को ये मोबाइल या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इससे दूर रखना चाहिए और इनको एक नेचुरल लाइफ जीने का मौका मिलना चाहिए, जिसमें कि पेरेंट्स उनको टाइम दे, उनको पार्क ले जाए, उनको जू ले जाए, उनको दूसरों बच्चों से मिलाए, खेलने कूदने पे ज़्यादा ध्यान दे, तो एक नेचुरल लाइफ उनको जीने का मौका दे। बिल्कुल, ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर। कई रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है कि जो बच्चे 2-3 साल से ही स्क्रीन देखने लगते हैं, दूसरे बच्चों की तुलना में वो शब्द भी बहुत ज़्यादा कम बोल पाते हैं, उन्हें शब्दों का ज्ञान भी नहीं होता है क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र 51 वर्ष है और मुझे पिछले कई दिनों से चेहरे के एक हिस्से में सुन्नपन महसूस हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? दिनेश चौधरी का सवाल आया है। आपके सिम्टम से या लक्षण से ये लगता है कि जो आपके चेहरे पे सुन्नपन है, तो जो ब्रेन से जो नर्व आती है चेहरे की तरफ, जो सेंसेशन कैरी करती है, वो कहीं न कहीं कुछ उसमें मतलब विकार है। तो हमें देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा पहले तो कि चेहरे पे वाकई सुन्नपन है। अगर है तो हम MRI की जांच करा के देखेंगे कि वो जो नर्व आ रही है उसमें कोई क्लॉट तो नहीं है, कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद ही आगे बता पाएंगे। बिल्कुल, कई बार डॉक्टर ऐसे मामलों की भी शिकायत आती है जिसमें लोग बताते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं तो जैसे ही माउस पर हाथ रखते हैं या किसी भी डिवाइस को चलाते हैं तो हाथ में एकदम झटका सा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे डिवाइस से करंट आया, लेकिन वो करंट डिवाइस का नहीं होता है, वो अंदरूनी होता है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जैसे कई बार अपन हैंड्स को ओवर यूज़ करें तो हमारे हाथ के अंदर मीडियन नर्व होती है जी, तो वो कई बार कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण कि जब कंप्रेस होने से डैमेज हो जाती है, उसका इंसुलिन कवर हट जाता है तो उसमें एक तरंग सी निकलती है जब उस पर प्रेशर आता है, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। जी, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल पूजा जैन की तरफ से आ रहा है, जिनको सोते समय अचानक हाथ पैर झटके से हिलने लगते हैं जिससे नींद टूट जाती है, क्या यह सामान्य है? हाँ, ये सामान्य है, इसको स्लीप मायोक्लोनस बोलते हैं जी। ये बहुत बार जैसे नींद में जाने लगते हैं उस समय 1-2 झटका आता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन ध्यान रहे कई बार जैसे आयरन की कमी से भी ऐसा हो सकता है, तो अपने आयरन का टेस्ट कराएं, प्रॉपर मात्रा में हरी सब्जियां वगैरह खाएं और अपने आयरन का लेवल को सही रखें। बिल्कुल, एक हेल्दी ब्रेन के लिए किस तरह की फूड डाइट को शामिल करना दिनचर्या में बहुत ज़रूरी होता है? इसको इंग्लिश में मेडिटेरियन डाइट बोलते हैं जी। इसमें कि जैसे अपने ग्रेन्स हैं, फुल ग्रेन जैसे गेहूँ हैं वो, और ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए जी। जो कंप्लीट जो अपने जो इंडियन फूड है वो अच्छा है, जिसमें कि जैसे गेहूँ पूरा खाते हैं, मैदा नहीं खाते, सब्जियाँ खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं।
जी, बिल्कुल। आजकल जो साइकोलॉजी है, उसकी डेफ़िनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। जैसे पहले नींद की समस्या का केवल एक शब्द हमें पता होता था, इंसोम्निया। अब इंसोम्निया के साथ-साथ स्लीप एपनिया भी आ चुका है। कई लोगों को हिप्निक जर्क की शिकायत होती है सोते वक़्त। तो आखिर इन सब टर्म्स में क्या अंतर होता है? जैसे स्लीप को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जी। एक तो स्लीप ऑनसेट, जब हम सोने लगते हैं। एक स्लीप मेंटेनेंस, जब पूरी रात सो रहे होते हैं। और एक स्लीप से हम जगते हैं। ऐसे 3 की बातें करें जी। तो इनमें तीनों में सॉरी, इन तीनों में हमें डिसऑर्डर हो सकते हैं। जी। जैसे हम जब सोने लगते हैं तो पाँव के अंदर बेचैनी होना, जिसको कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, जी। वो, या फिर झटके लगना, जिसको कि स्लीप मायोक्लोनस या हिप्निक जर्क्स बोलते हैं, वो हो सकते हैं। या कई लोग जब सोते समय, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो सिर को बैंग करते हैं तकिए से। ऐसे कुछ ये एबनॉर्मलिटीज़ होती है। तो कुछ तो नॉर्मल होती है जो एज के साथ साथ ठीक हो जाती है, कुछ के कारण होते हैं जिनको कि मैनेज करना पड़ता है। फिर स्लीप मेंटेनेंस है, जैसे एक बार अपन सो जाते हैं जी। तो फिर आमतौर पर हम एक ही बार उठते हैं या नहीं उठते हैं। बिल्कुल। अगर बार बार नींद फ्रैगमेंट, इसको बोलते हैं स्लीप फ्रैगमेंटेशन, बार बार उठ जाए तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे स्लीप एपनिया है, उसमें जैसे वेट ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा उनसे फैट, जो सांस की नली में फैट ज़्यादा होता है, तो सांस ठीक से नहीं ले पाते, तो खर्राटे आते हैं और वो सांस एकदम बंद हो जाता है। तो फिर हड़बड़ा के उठते हैं, सांस लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर बंद हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। जी। और फिर कई बार स्ट्रेस होता है, उसमें भी बार बार आँख खुलती रहती है। जी। फिर जब सुबह उठते हैं तो कई बार हमें अलार्म लगा के उठना पड़ता है, कई बार अपने आप ही उठ जाते हैं। जी। उठने के बाद में, जैसे जिनको एपिलेप्सी होती है, कई लोगों को ऐसे उठने के बाद में मायोक्लोनिक जर्क्स या जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी हो जाती है। उठने के बाद में उनको जर्क्स आते हैं, कई बार फिट्स भी आ जाते हैं। ऐसे स्लीप की अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। किसी को स्लीप में भी फिट्स आ सकते हैं। बच्चों में स्लीप में ड्रीम्स भी आते हैं, जी। जिसमें कि एकदम से वो उठेंगे, चिल्लाएंगे और फिर उसके बाद में फिर सो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हर स्टेज पे स्लीप में डिस्क्राइब्ड है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरे पिता की उम्र 70 वर्ष है और उनको चलते समय पैर भारी लगते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होती है। क्या यह नसों की कमजोरी का लक्षण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे विटामिन B12 की कमी से ऐसा हो सकता है कि पाँव में सुनपन आना शुरू हो जाए, थोड़ी वीकनेस भी आ जाए। आमतौर पे हमारी जो डाइट होती है, वेजिटेरियन डाइट है, B12 डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। जी। तो एक तो ये हो सकता है नर्व की कमजोरी। अगर डायबिटीज़ है तो उससे भी नर्व्स की कमजोरी हो सकती है। जी। या घुटनों में गैप कम हो तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो इससे चिकित्सक को संपर्क करके और इसका निदान होगा, फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल। अगला सवाल है, मुझे अक्सर तेज आवाज़ सुनते ही सिर में झटका जैसा महसूस होता है और घबराहट बढ़ जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? विकास सिंह का ये सवाल आया है। कई बार अब हम जब एंजाइटी में होते हैं जी। तो थोड़ी सी आवाज़ से हम चौंक जाते हैं, क्योंकि हम हाइपर एक्टिव रहते हैं। जी। एंजाइटी में हम एक नॉर्मल काम स्टेट में नहीं रहते। जी। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि अगर आपको एंजाइटी है तो कम करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग को कम करें और डीप ब्रीदिंग अच्छी रहेगी। जी। और कोई भी ये जो नॉइज़ है, एक तरह से पोल्यूशन है, तो ये नॉइज़ जो एक्सेसिव नॉइज़ है उससे बचें, क्योंकि वो आपके दिमाग पे भी असर डालता है। बिल्कुल। जैसा बुज़ुर्गों में डिमेंशिया की समस्या होती है, हमें पता है, लेकिन आजकल जो 25 से 30 साल का आयु वर्ग है, उनमें मल्टीटास्किंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें भी अभी से डिमेंशिया की समस्या, भूलने की बीमारी, ये सब चीज़ें होने लग गई है। तो क्या इसके लिए अभी से एक मेडिसिन ट्रीटमेंट लेना सुरक्षित होता है या नेचुरल तरीके से भी इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है? देखो, अब जो मल्टीटास्किंग है ये तो हमारी खुद की क्रिएट की हुई है। बिल्कुल। अब जैसे हम कहते हैं कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो फ़ोन से बात नहीं करो, क्योंकि उसमें ब्रेन डाइवर्ट होता है। तो ब्रेन एक टाइम में एक ही चीज़ कर सकता है। तो जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, अब पढ़ते समय आप कोई और सोचेंगे तो इसको फिर मल्टीटास्किंग बोलेंगे। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब ब्रेन भी एक सॉफ्टवेयर है, आप कितनी सारी एप्लीकेशन एक साथ चलाओगे तो हैंग हो जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी जो कैपेसिटी है, जैसे ब्रेन की जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है मल्टीटास्किंग से। तो एक तरह से फंक्शनल डिमेंशिया है, ट्रू डिमेंशिया नहीं होता, फंक्शनल डिमेंशिया है। क्योंकि हम एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो वो एक चीज़ याद नहीं रहेगी, ब्रेन में अच्छी तरह से स्टोर नहीं रहेगी, तो हम फिर बाद में उसको रिकॉल करना चाहेंगे तो वो होगी भी नहीं। जी। तो इसलिए ब्रेन एक ऑर्गन है
और ये थोड़ा स्लो काम करता है। इसमें मल्टीटास्किंग इसके लिए डेंजरस होती है, इसलिए और मल्टीटास्किंग नहीं करें। और अगर ऐसे लगता है आपको तो अपने आप को कंट्रोल करें, डीप ब्रीथिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और ब्रेन को कूल रखें। अगला सवाल है, मेरी उम्र 47 वर्ष है और मुझे सुबह उठते ही गर्दन से कंधे तक तेज चकड़न और दर्द महसूस होता है। क्या यह नसों पर दबाव के कारण हो सकता है? अजय सक्सेना का सवाल आया है। जैसे बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम देखते हैं कि आजकल लोग सोने से पहले मोबाइल को जरूर इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल देखने के लिए डबल पिलो लगाते हैं या सर को आड़ा टेढ़ा रखते हैं। उससे जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो गर्दन वाली, उसमें जो डिस्क है वो डिजनरेट हो जाती है और डिस्क बाहर हो जाती है, जिसको कि हम स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको इस जो मैं सिम्टम बता रहा हूँ वैसे है, तो आप अपना पोस्चर करेक्ट कीजिए। जब भी बैठते हैं तो प्रॉपर पोस्चर में बैठिए और लेट के मोबाइल या टीवी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। आप जो भी देखना आप देखिए, लेकिन पोस्चर पर ध्यान दीजिए कि आपका जो गर्दन का पोस्चर है वो सही है कि नहीं है। बिल्कुल, पोस्चर्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम देखते हैं बहुत से लोग गलत तरीके से सोते हैं, जिस कारण भी नसों पर दबाव पड़ सकता है और कई तरीके की बीमारियां पनप सकती है। अगला सवाल है, मेरे बेटी की उम्र 10 वर्ष है और उससे रात में अचानक डर लगने लगता है और वह नींद में ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है। क्या यह दिमाग से जुड़ी समस्या हो सकती है? सोनिया का यह सवाल आया है। बच्चों में ये कॉमन होता है कि जैसे रात में वो सपने देखते हैं, डर जाते हैं। ये एक नॉर्मल है, जो कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये ठीक हो जाता है जी। ये बच्चे दिन भर में जैसे किसी से कोई लड़ाई हुई, कुछ हुई, तो रात को सोते सोते एकदम से उठ जाएंगे, उस चीज़ को रिपीट करेंगे, इस तरह से नॉर्मल है। पर इसमें देखना ये होता है कई बार बच्चों को एपिलेप्सी भी हो सकती है। बिल्कुल। तो एपिलेप्सी में भी वो एकदम से उठ जाएंगे और एकदम से थोड़ा चेहरा तिरछा हो जाएगा या थोड़ा बेहोशी टाइप हो जाएगी, इस तरह से वो भी संभावना है। लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल जो दिन भर की क्रियाएं वैसे ही बोल रहा है, वैसे ही एक्टिविटी कर रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। और ये देखें कि वो प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर खाना खाएं और कभी उसका बिहेवियर ठीक हो, गुस्सा वुस्सा नहीं करे, दिन भर में एक्टिविटीज़ ठीक रहे, कूल रहे, मेडिटेशन करें, तो शायद ये उम्र के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में।